दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट जीएस वर्ल्ड में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एसएससी द्वारा पिछले सालों में पूछे गए जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज़। फ्रेंड्स, आपने मेरी लास्ट वीडियो को बहुत अप्रिशिएट किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी लास्ट वीडियो को अपलोड करने के बाद मैंने स्टूडेंट्स से सजेशन मांगे थे, तो कुछ लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि सर आप अपने लेक्चर्स में करंट को भी ऐड कीजिए। इसीलिए मैंने हर क्वेश्चन में करंट के कुछ फैक्ट्स को ऐड किया है, और मैंने अपनी इस वीडियो में क्वेश्चन से रिलेटेड इमेजेस को भी इंसर्ट किया है, ताकि लेक्चर्स को और अधिक इंटरेस्टिंग और मेमोरेबल बनाया जा सके। आशा है आपको मेरा ये लेक्चर और ज़्यादा पसंद आएगा। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। मोहन बीड़ा वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट ने वर्ष 1994 में डैश पुरस्कार जीता था। मोहन वीणा प्लेयर पंडित विश्व मोहन भट्ट वोन द डैश अवार्ड इन द ईयर 1994। तो इन्होंने जीता था ग्रैमी पुरस्कार। ये पंडित विश्व मोहन जी की इमेज है, ये आप देख सकते हैं। ये मोहन वीणा है इनके हाथ में। पंडित विश्व मोहन जी के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। पंडित विश्व मोहन भट्ट जी, इनका जन्म जयपुर राजस्थान में हुआ था। जयपुर को पिंक सिटी बोला जाता है। जयपुर के बारे में आपको पता होना, सॉरी, राजस्थान के बारे में आपको पता होना चाहिए। राजस्थान का जो एरिया है वो फर्स्ट स्टेट है ये, मतलब कि भारत में पहले नंबर पे है एरिया में। फिर राजस्थान के सीएम ये पता होने चाहिए आपको, ये हैं भजन लाल शर्मा। भजन लाल शर्मा जी। फिर राजस्थान के गवर्नर का आपको पता होना चाहिए। राजस्थान के गवर्नर ये हैं हरि भाऊ किशन राव बागले। सॉरी, बागडे। इनको आप एच के बागडे भी बोल सकते हैं शॉर्ट में, अगर किसी को याद नहीं हो रहा है नाम। राजस्थान की आपकी लोकसभा सीटें आपको याद होनी चाहिए, जो कि 25 हैं। राजस्थान में राज्यसभा सीटें कितनी हैं वो याद होनी चाहिए राजस्थान से, तो ये 10 सीटें हैं। राजस्थान की विधानसभा सीटें आपको याद होनी चाहिए, 200 सीट है राजस्थान विधानसभा में। राजस्थान का हाई कोर्ट जो है जोधपुर में है। जैसे जयपुर को पिंक सिटी बोला जाता है, ऐसे ही जोधपुर को ब्लू सिटी बोलते हैं, और सूर्य नगरी भी बोला जाता है। ये फैक्ट्स हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो राजस्थान के बारे में आपको याद होने चाहिए। तो वापस क्वेश्चन पर आते हैं। पंडित विश्व मोहन भट्ट जी के पिता का नाम मनमोहन भट्ट था। इनके गुरु पंडित रविशंकर हैं, बहुत ही प्रख्यात प्रोमिनेंट सितार वादक हैं भारतीय। ये पंडित विश्व मोहन भट्ट जी शास्त्रीय संगीतकार हैं, क्लासिकल सिंगर। पंडित विश्व मोहन भट्ट जी ने ये मोहन बीड़ा का आविष्कार किया था और इसको प्रोमिनेंट बनाया था, मतलब कि प्रसिद्ध किया था इसको। ये मोहन बीड़ा क्या है? ये हवाईयन स्लाइड गिटार का संशोधित संस्करण है। संशोधित संस्करण मीन्स ये बनता है सितार और बीड़ा को मिलाकर। ये एक 19 तारों वाला वाद्य यंत्र है, एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसको तंतु बाग बोलते हैं। ये वाद्य यंत्र को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। 4 श्रेणियां कौन कौन सी हैं ये पता होना चाहिए आपको। पहली है घन बाग, फिर है तत्वाग, फिर है शुशिरवाद, फिर चौथी है अवनद्धवाद। ये चारों श्रेणियों को जो बांटा है, ये किसने बांटा है? ये आपके भरत मुनि
भरत मुनि जी ने बांटा है। भरत मुनि ने अपने जो काव्य है इनका नाट्य शास्त्र, जहाँ से जितने भी शास्त्रीय संगीत हैं, शास्त्रीय नृत्य हैं, शास्त्रीय नृत्य, उनका उल्लेख दिया गया है इसके अंदर। आगे देखते हैं। पंडित विश्व मोहन भट्ट जी जो है वो जयपुर घराना से हैं। फ्यूजन संगीत जो है ये बजाते हैं। इनको जो ग्रैमी पुरस्कार मिला था सन 1994 में मिला था। सन 1994 में इनको ग्रैमी पुरस्कार मिला था। इन्होंने राय कूडर के साथ एक एल्बम की थी जिसका नाम है अ मीटिंग बाय द रिवर। इनको अन्य पुरस्कार जो मिले थे, ये देखो इनके एल्बम का फोटो मैंने लगा दिया है, जिससे आपको चीज़ें ज़्यादा समय तक याद रहें। इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था सन 1998 में। इनको फिर उसके बाद पद्मश्री मिला सन 2002 में। फिर उसके बाद पद्म भूषण मिला सन 2017 में। आगे चलते हैं। ग्रैमी पुरस्कार के बारे में आपको पता होना चाहिए। ग्रैमी पुरस्कार जो है ये एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। ग्रामोफोन अवार्ड्स इसका पुराना नाम है। पहले इसको ग्रामोफोन अवार्ड्स बोलते थे। पहली बार सन 1959 में दिया गया था। ये इसको प्रदान किसके द्वारा किया जाता है? ये रिकॉर्डिंग अकेडमी है, ये इसको प्रदान करती है। साल में, वर्ष में एक बार दिया जाता है, इसलिए इसको वार्षिक या एनुअली बोल सकते हैं। संगीत में सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है, मतलब कि सबसे नंबर 1 सम्मान बोला जाता है संगीत में। जैसे भारत का फर्स्ट ऑनर जो बोलते हैं, या पहला जो प्राइज है, सम्मान है, वो है भारत रत्न। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था सन 2001 में लता मंगेशकर जी को, और शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी को, ये दोनों को दिया गया था, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी को। अगर देखते हैं, ग्रैमी पुरस्कार जो पहली बार किसी भारतीय को दिया गया था वो पंडित रविशंकर जी को दिया गया था। ये पंडित विश्व मोहन भट्ट जी के गुरु हैं। इनको 1968 में ये ग्रैमी पुरस्कार दिया गया था। इन्होंने एक एल्बम की थी, वेस्ट मीट्स ईस्ट, वेस्ट मीट्स ईस्ट। तो ये इन्होंने की थी वायलिन वादक यहूदी मेनुहिन के साथ। इसके लिए इनको ग्रैमी पुरस्कार मिला था। जो वर्तमान ग्रैमी पुरस्कार है उसकी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। सन 2024 का है लेटेस्ट। तो ये दिया गया है एल्बम दिस मोमेंट के लिए। इस दिस मोमेंट एल्बम को 5 लोगों ने संपादित किया है, जिनके नाम इस मैंने लिख दिए हैं। जाकिर हुसैन हैं, तबला वादक हैं, बहुत फेमस हैं। राकेश चौरसिया जी हैं, बांसुरी वादक हैं। शंकर महादेवन जी गायक हैं। गणेश राजगोपालन जी हैं, वायलिन वादक हैं। और सैल्व गणेश विनायक राम हैं, ये परकशन वादक हैं। तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। फ्रेंड्स, मैंने ये इमेजेस जो इस वीडियो में मेरा डालने का एक ही उद्देश्य है, जिससे कि चीज़ें ज़्यादा समय तक आपको याद रहें, ज़्यादा समय तक आप उसको रिकॉल कर पाएँ। क्योंकि आप लोगों को पता होगा, जैसे कि हम मूवीज़ देखते हैं तो मूवीज़ में बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में लाइफ टाइम के लिए रह जाती हैं। वो इसी वजह से होता है क्योंकि चीज़ें हमें देखकर ज़्यादा याद रहती हैं। इसलिए मैंने जो है ये इमेजेस अपने लेक्चर्स में इंसर्ट की हैं। तो आइए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं।
भारत में विदेशी निवेश को अक्सर किस चुनौती का सामना करना पड़ता है? What challenge does foreign investment often face in India? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा असंगत नियामक वातावरण, इनकंसिस्टेंट रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। ये क्या होता है? ये होता है जैसे कि अ, कानून कानून या नियम, इनमें अगर किसी प्रकार की अस्पष्टता है। अस्पष्टता कैसे आती है इसमें? जैसे कि केंद्र सरकार ने कोई कानून बनाया और राज्यों द्वारा वो लागू करने में देरी होती है किसी प्रकार से, या फिर राज्यों ने कोई कानून बनाया और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर है उसके द्वारा लागू करने में देरी की जाती है। तो इस तरह की जो रुकावटें आती हैं वो भारत में ज़्यादातर देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से विदेशी निवेश को भारी हानि का सामना करना पड़ता है। अब जान लेते हैं थोड़ा एफडीआई के बारे में। एफडीआई क्या होता है? एफडीआई होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मीन्स प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। जैसे कि पहले इसकी बुक की लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। किसी देश की कंपनी या व्यक्ति द्वारा किसी अन्य देश में स्थित व्यावसायिक हितों में किया गया निवेश। मीन्स जैसे कोई विदेशी कंपनी है या कोई विदेशी व्यक्ति है, वो अगर भारत में अपना पैसा लगाना चाहे, अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, तो वो जितना पैसा इन्वेस्ट करता है वो भारत के लिए एफडीआई के रूप में इन्वेस्ट किया जाता है। या कोई कंपनी, जैसे मान लो कोई अमेरिका की कंपनी भारत में अपनी फैक्ट्री लगाना चाहती है, तो जितना वो इन्वेस्ट करेगी वो भारत के लिए एफडीआई के रूप में रहेगा। आगे देखते हैं। भारत में जो एफडीआई की नीति तैयार करने वाला मंत्रालय है वो है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री की बात आई है तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके मंत्री कौन है। तो ये हमारे पीयूष गोयल जी हैं, जिनका फोटो ये है। देखिए स्टूडेंट्स, फोटो जो है ना, अब जैसे ही आपने पीयूष गोयल जी का फोटो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ देखा, तो आपको ये लाइफ टाइम जो है ये आपके दिमाग में चीज़ें रह जाएंगी। अगले देखते हैं, अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है इससे रिलेटेड। भारत में एफडीआई को स्वीकृति देने वाली एजेंसी कौन सी है? तो ये है डीपीआईआईटी। डीपीआईआईटी का फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो ये भारत में जितनी भी एफडीआई आती है वो कितनी आनी चाहिए, मतलब किसको परमिशन देनी है, किसको परमिशन नहीं देनी है, तो ये डीपीआईआईटी का काम है। इसको हिंदी में बोलते हैं उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग। इसकी स्थापना सन 1995 में हुई थी और इसकी पुनर्गठन जो हुआ था वो सन 2000 में हुआ था। आगे देखते हैं। आरबीआई के तहत एफडीआई की जो निगरानी की जाती है, एफडीआई की जो निगरानी की जाती है वो आरबीआई के तहत की जाती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके बारे में आई थिंक सभी जानते होंगे। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो इसकी निगरानी करता है वो फेमा के तहत करता है। फेमा है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये बना था 1999 में फेमा, और लागू हुआ था 1 जून सन 2000 से। 1 जून सन 2000 से हुआ था। इस फेमा को पहले फेरा के नाम से जाना जाता है।
फेरा को बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट। ये फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट 1973 तक था। 1973 के बाद 1999 में फेमा आ गया। बस आपको इतना फैक्ट याद रखना है और इससे आगे एग्जाम में ज़्यादा नहीं पूछता है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ गया है। भारत का पहला गोल्फ क्लब किस शहर में स्थित था? इन विच सिटी वाज द फर्स्ट गोल्फ क्लब ऑफ इंडिया सिचुएटेड? तो ये था कलकत्ता में। कलकत्ता जो है वेस्ट बंगाल की राजधानी है। वेस्ट बंगाल के बारे में आपको पता होना चाहिए थोड़ा। वेस्ट बंगाल एरिया वाइज अगर इसकी बात करें वेस्ट बंगाल की, तो ये 13वें नंबर पर आता है, 13th इन एरिया। ये पता होना चाहिए आपको। सीएम पता होने चाहिए इसके, जो कि ममता बनर्जी है। फ्रेंड्स, ये फैक्ट्स मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये चीज़ें तो बेसिक आपको पता होनी चाहिए। इनसे हर साल बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चे गलत करके आते हैं। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो ऐसे बेसिक कॉमन क्वेश्चंस को गलत करके आते हैं। वेस्ट बंगाल के गवर्नर देख लेते हैं। ये इनका नाम है सीवी आनंद बोस जी। वेस्ट बंगाल की लोकसभा सीटें देख लेते हैं, 42 सीटें हैं। राज्यसभा में 16 सीटें हैं और विधानसभा में 294 सीटें हैं। वेस्ट बंगाल के हाई कोर्ट की बात की जाए तो ये कलकत्ता में ही है। कलकत्ता में ही है ये चीज़। ये हाई कोर्ट वाली बात तो स्टूडेंट लगा के आ सकते हैं, बट एक चीज़ ये जो क्वेश्चन कॉमनली गलत किया जाता है वो ये है कि इस कलकत्ता हाई कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में और कौन सा एरिया आता है। तो ये यूटी या केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार आइलैंड। ये इस कलकत्ता हाई कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में आता है, ये आपको याद रखना है। आगे देख लेते हैं, कौन सा गोल्फ क्लब स्थापित किया था? तो इसका नाम था रॉयल कैलकटा गोल्फ क्लब। ये अंग्रेजों ने स्थापित किया था 1829 में। टोलीगंज एक जगह है कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल में। ये भारत का सबसे पुराना गोल्फ क्लब है, ये आपको याद होना चाहिए। इंग्लैंड के बाहर दुनिया का सबसे पुराना गोल्फ क्लब भी यही है, ये भी याद होना चाहिए। ये क्वेश्चन, इन जितने भी फैक्ट्स हैं इन सबसे क्वेश्चन पुराने सालों में आए हुए हैं और आने वाले सालों में भी ये संभावना बहुत है कि इस तरह के क्वेश्चन आए। ये गोल्फ देखो, गोल्फ एक ग्राउंड बना हुआ है, गोल्फ ग्राउंड है ये। और ये रॉयल क्लब गोल्फ क्लब कैलकाटा की बिल्डिंग बनी हुई है, ये स्ट्रक्चर है इसका। आगे देखते हैं, गोल्फ के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। गोल्फ कहाँ पर उत्पन्न हुआ था? गोल्फ स्कॉटलैंड में उत्पन्न हुआ था। स्कॉटलैंड यूरोप का एक देश है। ये इसकी कैपिटल है एडिनबर्ग, ये याद होनी चाहिए आपको। कैपिटल तो स्टूडेंट सभी जितने भी देश हैं, वर्ल्ड के जितने भी देश हैं, उसकी आपको कैपिटल और करेंसी, टोटल कंट्रीज की कैपिटल और करेंसी आपको याद होनी चाहिए। अब गोल्फ में देख लेते हैं, गोल्फ में जो टोटल होल्स हैं, मतलब कि जिसमें बॉल डाली जाती है, वो टोटल 18 होते हैं। गोल्फ में टोटल क्लब मीन्स जैसे कि क्रिकेट में बैट होता है, ऐसी गोल्फ में क्लब होते हैं। क्लब देखो, ये इसका फोटो बना हुआ है, ये क्लब
ऐसा क्लब होता है। इस तरीके के 14 क्लब होते हैं। सबसे छोटा क्लब पुटर क्लब होता है, जो कि ऑब्वियसली छोटे शॉट्स के लिए होता है, छोटे शॉट्स के लिए होता है। और सबसे बड़ा क्लब जो है वो ड्राइवर क्लब है, ये लंबे शॉट्स के लिए होता है। अगर बॉल को ज़्यादा दूरी तक पहुंचाना है तो इस ड्राइवर क्लब का यूज़ किया जाता है। गोल्फ कोर्स पर खेला जाता है। बहुत ही पैट क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और पैट क्वेश्चन है, एसएससी का काफ़ी बार पूछा गया है। एक कोर्स में मैक्सिमम 71 पार्स हो सकते हैं, ये आपको याद रखना है। गेंद सफ़ेद रंग की होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं इमेज में। आगे देख लेते हैं। पार की बात की थी मैंने अभी। पार डिसाइड होता है कि गोल्फ का जो ग्राउंड है तो वो उसकी साइज कितनी बड़ी है। गोल्फ मान लो एक गोल्फ का ग्राउंड जो है 40 पार का है, तो जैसे मान लो 20 पार का एक ग्राउंड है, तो 20 पार में 20 शॉट में गेंद को गोल्फ में फाइनली डालना होता है, होल में डालना होता है। तो अगर पार जैसे 20 पार का है और 20 पार से एक शॉट कम में बॉल डाल दी, तो उस कंडीशन को बोलते हैं बर्डी। दो दो शॉट कम में बॉल डाल दी तो ईगल बोलते हैं। 3 शॉट कम को बोलते हैं एल्बाट्रोस। 4 शॉट कम को बोलते हैं कॉन्डोर। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये आपको याद रखने हैं। ये क्वेश्चन आए हुए हैं पीछे। पार से अगर ज़्यादा स्ट्रोक कोई ले रहा है प्लेयर, कोई प्लेयर पार से ज़्यादा स्ट्रोक ले रहा है तो ये तो थोड़ा आसान है। पार से अगर एक ज़्यादा स्ट्रोक लेता है तो उसको बोगी बोलते हैं। 2 ज़्यादा बोल लेता है तो डबल बोगी। 3 ज़्यादा लेता है तो ट्रिपल बोगी। आगे देखते हैं। इसमें ट्रॉफीज देख लेते हैं। ट्रॉफीज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि राइडर कप है। राइडर कप जो है वो यूएसए और यूरोप के बीच में होता है। 2 साल में एक बार होता है, ये आपको याद रखना है। राइडर कप गोल्फ से रिलेटेड है। आगे देखते हैं। राइडर कप के बाद आता है प्रेसिडेंट कप। राइडर कप और प्रेसिडेंट कप दोनों एक जैसे हैं, बस डिफरेंस इतना है, राइडर कप में जो है यूएसए वर्सेस यूरोप की टीमें होती हैं, यूएसए के साथ यूरोप की टीमें खेलती हैं। और प्रेसिडेंट कप में यूएसए के साथ यूरोप की नहीं खेलती, बाकी पूरी दुनिया से टीमें आती हैं। सिर्फ यूरोप की टीमें प्रेसिडेंट कप में नहीं खेलती। ये भी 2 साल में एक बार होता है। आगे देखते हैं। वॉकर कप है एक, ये यूएसए और ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की टीमों के बीच में होता है। ये भी 2 साल में एक बार होता है। अगला है कनाडा कप। कनाडा कप जो है, इससे क्वेश्चन आते हैं, इम्पोर्टेंट भी है ये, लेकिन इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है क्योंकि कनाडा कप में ये काफ़ी सारे स्पोर्ट्स में दिया जाता है। जैसे गोल्फ में दिया जाता है ये, आइस हॉकी में दिया जाता है ये, साइकिलिंग में दिया जाता है। बट मेन थिंग इज़ आपको ये पता होना चाहिए कि ये गोल्फ में किन-किन स्पोर्ट में दिया जाता है। अगला अवार्ड है आइजनहोवर ट्रॉफी। ये दिया जाता है आईजीए के द्वारा, इंटरनेशनल गोल्फ एसोसिएशन है ये, इसके द्वारा दिया जाता है। इस आइजनहोवर ट्रॉफी को वर्ल्ड अमेच्योर टीम चैंपियनशिप भी बोलते हैं। अगला है डनहिल कप। डनहिल कप ये अब डिसकंटिन्यू हो गया है, डिसकंटिन्यू हो गया है, मतलब कि बंद हो गया है। ये 1985 में शुरू हुआ था और सन 2000 में बंद हो गया था। यूरोप का स्पोर्ट अवार्ड है। इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले पिछले सालों में, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है न्यूमिरा कप। ये भी इम्पोर्टेंट है। एशिया पैसिफिक एमेच्योर गोल्ड चैंपियनशिप भी बोला जाता है इसको। ये भी 2 साल में एक बार होता है।
आगे वो कुछ और ट्रॉफीज़ हैं, जैसे क्लैरिट जग है, ब्रिटिश ओपन बोलते हैं इसे, ग्रीन जैकेट है, यूएसए में होती है, वान मेकर ट्रॉफी है, यूएसए में होती है, यूएस ओपन ट्रॉफी है, हीरो इंडिया ओपन ट्रॉफी है, ये भी याद रखना आपको, इंडिया से रिलेटेड है। सोलहीम कप यूएसए वर्सेस यूरोप, यूएसए में होता है। कर्टिस कप ये लेडीज़ का है, ये भी याद रखना आपको। आगे देखते हैं, कुछ इंडियन गोल्फर्स के नाम लिखे हैं मैंने, उनकी इमेजेस भी मैंने लगाई हैं जिससे आपको चीज़ें ज़्यादा याद रहें। जी मिल्खा सिंह हैं, ये इंडियन गोल्फर हैं। गगनजीत भुल्लर जी हैं, अर्जुन अटवाल हैं और एसएसपी चौरसिया हैं। फिर शर्मिला निकोलेट हैं, ये लेडीज़ कैटेगरी में खेलती हैं। अदिति अशोक हैं, उदयन माने हैं, अनिर्बान लाहिड़ी हैं। तो ये इंडियन गोल्फर्स हैं। अब कुछ इंटरनेशनल गोल्फर्स की बात कर लेते हैं। इंटरनेशनल गोल्फर्स में एसएससी द्वारा सिर्फ टाइगर वुड्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक। टाइगर वुड्स जो कि यूएसए से बिलोंग करते हैं, अमेरिका से। ये 2019 में इनको अभी प्रेसिडेंट कप मिला था लेटेस्ट। जैक निकलॉस हैं यूएसए के, आर्नोल्ड पामर हैं यूएसए के, फिल मिकलसन हैं यूएसए के, रोरी मैक्लोरी हैं आयरलैंड के, गैरी प्लेयर हैं साउथ अफ्रीका के, सेवे बैलेस्ट्रोस हैं स्पेन के, बैन होगन हैं यूएसए के, जस्टिन रोज हैं इंग्लैंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीयता का सही क्रम है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी? तो करेक्ट ऑर्डर जानने के लिए आपको पहले तो ये जो केमिकल नेम्स लिखे हैं, केमिकल फॉर्मूला लिखे हैं, इनके केमिकल नेम्स पता होने जरूरी हैं। सीजियम हाइड्रोक्साइड, इसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। ये सारे जितने भी 118 एलिमेंट हैं अभी तक, 118 एलिमेंट का आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। नहीं तो जो मेन है उनका तो पता ही होना चाहिए। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास पता होना चाहिए। मोस्टली डबल होता है, इतना याद रखें आप। तो थोड़ा एक आइडिया भी हो, मतलब एटॉमिक नंबर आपको पता है तो आप उससे उसका एटॉमिक मास का आइडिया लगा सकते हैं। तो सीजियम का एटॉमिक नंबर देखा था हमने 55 है, इसका एटॉमिक मास 132 है। लिथियम की बात कर लें, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, लिथियम का एटॉमिक मास 6.9 है। पोटेशियम, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, पोटेशियम का एटॉमिक मास 39 है। सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और एटॉमिक मास 23 है। अब मैं आपको पीरियोडिक टेबल दिखाता हूँ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्वेश्चन पे आएंगे बाद में, पहले आप ये समझिए कि बात कहाँ चल रही है। बात चल रही है पहले जो ग्रुप है उसकी बात चल रही है। पहला ग्रुप है ये, हाइड्रोजन है एलिमेंट है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रूबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है। जैसे हम ऊपर से किसी ग्रुप में नीचे को चलते हैं तो हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड को डिनोट करते हैं OH, OH से OH लग गया किसी में मतलब वो हाइड्रोक्साइड है। नीचे जाने पर जो हाइड्रोक्साइड जो है, इनकी बेसिसिटी जो है वो बढ़ती है। जैसे ये बेसिसिटी की बात करें, बेसिसिटी हाइड्रोक्साइड की नीचे जाने पे इंक्रीज होती है। किसी भी ग्रुप में आप नीचे चले जाएंगे तो हाइड्रोक्साइड की बेसिसिटी इंक्रीज हो जाएगी। अब हमारे उसमें जो बात हुई है क्वेश्चन में
वो बात हुई है लिथियम की, सोडियम की, पोटेशियम की और सीजियम की। अब आप इसको क्रोनोलॉजिकली देखिए, ऊपर से नीचे जाने पर तो लिथियम ऊपर है, उसके नीचे सोडियम है, उसके नीचे पोटेशियम है और उसके एक और नीचे सीजियम है। मतलब कि जो बेसिसिटी में सबसे आगे है वो सीजियम होना चाहिए, उससे कम पोटेशियम होना चाहिए, उससे कम सोडियम होना चाहिए, उससे कम लिथियम होना चाहिए। वापस अब क्वेश्चन पर आते हैं। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सीजियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और लिथियम हाइड्रोक्साइड। आगे देखते हैं। पीरियोडिक टेबल के बारे में आपको पता होना चाहिए, पीरियोडिक टेबल से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि पीरियोडिक टेबल का इतिहास जो है वो सबसे पहले जो पीरियोडिक टेबल का प्रयास किया था, बनाने का प्रयास किया था, वो डोबरनियर जी ने किया था। इन्होंने त्रिक का नियम या फिर ट्रायड्स का नियम दिया था। कब दिया था इन्होंने? सन 1817 में दिया था। ये एक जर्मन वैज्ञानिक है। ट्रिक का नियम का मतलब है कि इन्होंने सारे जितने एलिमेंट्स या तत्व जो हैं, इन्होंने तीन तीन के ग्रुप में, तीन तीन के समूह में उनको बांटा था। बट ये इनका, हाँ, और बीच वाला जो तत्व था, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, तो बीच वाला जो वो एलिमेंट था इनका, ये बीच वाला एलिमेंट, ये इन दोनों के एटॉमिक मास का औसत था। जैसे 3+1 डिवाइडेड बाई 2, इसका औसत निकल के आएगा 2। तो बीच वाले का जो एटॉमिक मास था वो पहले और तीसरे के एवरेज एवरेज था, मीन्स। अगला देख लेते हैं। इससे न्यूलैंड से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, इन्होंने अष्टक का नियम दिया था। अष्टक का नियम या फिर लॉ ऑफ ऑक्टेव, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी में, ये आपको पता होना चाहिए। सन 1864 में दिया था, ये भी पता होना चाहिए। ये इंग्लिश वैज्ञानिक थे। इन्होंने इन्होंने भी एटॉमिक मास के हिसाब से एलिमेंट्स को बांटा था, एलिमेंट्स को रखा था पीरियोडिक टेबल में। लेकिन इनका नियम ये कहता था कि हर जो आठवां ग्रुप है, जैसे पहला, तीसरा, पांचवा, आठवां, तो इस पहले के गुण और आठवें के गुण दोनों के सेम होंगे, इनका नियम ये कहता था। लेकिन इनका नियम भी फेल इसलिए हो गया क्योंकि ये सिर्फ 20 एलिमेंट पर लागू होता था, 20 तत्वों पर लागू होता था। आगे देखते हैं। मेंडलीव जी ने पीरियोडिक टेबल दी उसके बाद। कब दी? सन 1869 में। मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल दी सन 1869 में। एटॉमिक मास पर ही पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया। एक चीज़ और है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। आधुनिक आवर्त सारणी, मीन्स आधुनिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जनक, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जनक बोला जाता है इनको, ये याद रखना है आपको। इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में कुछ खाली जगह छोड़ी, खाली स्थान छोड़े। प्रिडिक्शन की, इन्होंने भविष्यवाणी की कि भविष्य में कुछ ऐसे एलिमेंट डिस्कवर किए जाएंगे, जैसे कि जर्मेनियम की खोज बाद में हुई, गैलियम की खोज बाद में हुई, स्कैंडियम की खोज बाद में हुई। एज ऑफ नाउ 118 एलिमेंट्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में है, ये पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये पूछा जाता है। इसके बाद आता है मोस्लेज लॉ, मोस्ले का नियम। मोस्ले ने अपना नियम दिया था 1913 में। इन्होंने अपना अलग कॉन्सेप्ट दिया। सब अभी तक जितने भी लोगों ने पीरियोडिक टेबल बनाई थी या उसके बारे में उसको अरेंज किया था, वो सब ने एटॉमिक मास पर किया था। तो क्वेश्चन आता है, एटॉमिक नंबर के बेस पर पहली बार पीरियोडिक टेबल को किसने अरेंज किया था? तो ये है मोस्ले ने, ये आपको याद होना चाहिए। और यहीं से जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का आधार बना। अगला देखते हैं। इसके बारे में चर्चा हो चुकी है। मोस्ले ने दिया था
1913 में मोस्ले ने दिया था। 1913 के बाद इसमें 1914 में जोड़ी गई नोबल गैसेस। इसके बाद जोड़ा था लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स को 1940 के बाद। वर्तमान आवर्त सारणी यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट है, यह मैं आपको बता चुका हूँ। 118 एलिमेंट्स हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, IUPAC से पूछा जाता है, यानी कि किसी एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट ऐड करना है कोई, यानी कि किसी तत्व को शामिल करना है या निकालना है या फिर उससे रिलेटेड कुछ भी चेंजेस करने हैं, तो वो IUPAC करता है। IUPAC की फुल फॉर्म पूछी जाती है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसकी फुल फॉर्म है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आज का मेरा लेक्चर आपको कैसा लगा, अपना कीमती फीडबैक कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल स्मार्ट GS वर्ल्ड को। नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा। थैंक यू।